जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि वाइल और फॉर लूप के थ्रू कैसे प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, आप हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसको फॉर लूप के साथ और फिर वाइल लूप के साथ भी करेंगे। इन दोनों लूप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको हम काउंटर कंट्रोल लूप्स भी कहते हैं और प्री कंडीशन लूप्स भी कहते हैं। अब प्री कंडीशन लूप्स का क्या मतलब होता है? डेफिनेटली लूप में जो आपकी स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही होती हैं, लाइक कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई हैं और ये रिपीट हो रही होती हैं, तो इनके लिए कंडीशन जो है वो इन स्टेटमेंट्स से पहले होती है। ठीक है, कंडीशन पहले लिखी है, वो टेस्ट होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो अगर कंडीशन पहले लिखी हुई हो, इसको हम प्री कंडीशन लूप्स कहते हैं। तो इन दोनों के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम वाइल और फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन एंड पे हो तो वो पोस्ट कंडीशन लूप है, वो डू वाइल हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम कहते हैं कि ये प्री कंडीशनड लूप्स हैं, कि इनमें आपकी स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन से पहले कंडीशन एवेल्यूएट होती है, वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग बाकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। फिर इन दोनों लूप्स को हम काउंटर कंट्रोल लूप्स भी कहते हैं। काउंटर कंट्रोल का मतलब है कि आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको पता होता है कि कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, लूप की एग्जीक्यूशन से पहले ही आपने जो कंडीशन लगाई होती है उसमें पहले ही बताया होता है कि ये इनका जो काउंट है ना, वो बेसिकली कंट्रोल होता है। ठीक है, कि आप कहते हो कि ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी ये इंस्ट्रक्शंस, या 50 दफ़ा होंगी, 100 टाइम्स होंगी। तो जितनी मरतबा भी ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, ये आप इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने से पहले अपनी कंडीशन के अंदर मेंशन कर देते हो। ठीक है, तो कंडीशन पहले मेंशन होती है, इस वजह से प्री कंडीशन लूप्स हैं। और कितनी मरतबा लूप एग्जीक्यूट होगा उसका काउंट जो है, वो काउंट हम डिटरमिन कर सकते हैं इसकी एग्जीक्यूशन से पहले ही। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये काउंटर कंट्रोल लूप्स हैं दोनों ही। ठीक है, और अभी हम जो है वो फिर फर्दर प्रोग्राम करते हैं। एक प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। देखिए, राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यानी आपको ऑलरेडी पता है कि 1 से 10 तक जो नंबर्स हैं उनका सम कंप्यूट करना है। तो इसलिए हम जो है वो इसमें वाइल या फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर कंट्रोल्ड है। हमें पहले से पता है कि 1 से 10 तक नंबर्स, यानी 1 to 10 तक हमें लूप चलाना है। ठीक है, तो काउंट पहले से पता है, इसलिए वाइल या फॉर में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंडीशन हम पहले लगा देंगे, तो इसलिए हम इसे प्री कंडीशन लूप्स में से कोई भी लूप इस्तेमाल कर लेते हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो अभी हम फॉर लूप के थ्रू इस प्रोग्राम को करते हैं। ओके, तो हम अभी ये वाला प्रोग्राम पहले लिखते हैं जिसमें हमने सम ऑफ नंबर्स कंप्यूट करना है, एंड नंबर्स जो है वो 1 to 10 है। अब इसमें हमें यूज़र से नंबर्स नहीं लेने, वी ऑलरेडी नो कि ये नंबर्स जो हैं 1 to 10 है। तो इसको हम जो है वो देखते हैं, इसके लिए लूप लिखते हैं यहाँ पे। ओके, इसके लिए हम अभी फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं और हमें 1 to 10 नंबर्स का सम कंप्यूट करना है। तो हम अपना लूप जो है वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 से स्टार्ट करने के बाद हम फॉर लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आई हमें काउंट के लिए, ये बेसिकली आई जो है ऐसा वेरिएबल है जो हमारे इस लूप के काउंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी ये बेसिकली हम काउंटिंग कर रहे हैं कि 1 2 3 4, तो ये 10 तक ये लूप चलेगा। और बेसिकली इसके अंदर नंबर्स भी पड़े हुए हैं, तो इन्हीं नंबर्स को हमें ऐड भी करना है। तो हमने आई को देखें, एक तो ये कि आपको पता है C++ में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है, तो हम इसको यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हमें एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें हमें सम इसका कंप्यूट करना है, तो वो भी वेरिएबल डेफिनेटली पहले से हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये जो वेरिएबल है इसको हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा ताकि इसमें गार्बेज वैल्यू ना हो, आपकी इन वैल्यूज़ का ही सम इसमें आए। ठीक है, और अब हम सिंपली क्या करेंगे, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस, और यहाँ पे हम अलहदा से वेरिएबल लेके उसको भी देख सकते हैं कि वो वैल्यू उसमें पहले 1 हो, फिर 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज़ उसमें चेंज हो रही हो। लेकिन बेसिकली जो इस वक्त हमारा ये काउंटर वेरिएबल है जो काउंट को कंट्रोल कर रहा है, इसके अंदर भी यही वैल्यूज़ हैं। अगर तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो ना,
और हमने सम डिफरेंट वैल्यूज़ का करना है, तो फिर हमें डेफिनेटली यहाँ पे आई की जगह पे अलहदा से ही वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि 1 to 10 वैल्यूज़ का ही हमें सम करना है और 1 to 10 ही इस लूप में आई में वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो हम सम प्लस आई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है जो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ का सम करेगा। अब ये पूरे लूप के अंदर आपको पता है सबसे पहले इसकी इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है कि ट्रू है या फॉल्स है। इन दोनों के बाद आपके पास ये अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप में आपका कंपाइलर जो है वो नेक्स्ट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आपकी ये अपडेशन वाली जो स्टेटमेंट है इस ये चलती है और उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होती है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है। इसमें अब हम आके अपना जो सम हमारा कंप्यूट हो गया हुआ है उसको हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं, सम इज़ इक्वल टू, और अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो \t लिखते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो है वो थोड़ा डिस्टेंस पे हो, और उसके बाद हमें सम को प्रिंट कराना है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है कि ये एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है सम की जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, और ये सम का वेरिएबल है जो हमने अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया हुआ है और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं सम को कंप्यूट करने के लिए। और ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है जिसमें 1 to 10 नंबर्स जो हैं वो उनका सम कंप्यूट हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा। ये हमने सिंपल एक सोर्स फाइल क्रिएट की हुई है, ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये हमने forloop.cpp के नाम से इसे सेव कर दिया और हमने इसे एग्जीक्यूट किया है। तो अभी हमारे पास आउटपुट आ रही है सम इज़ इक्वल टू 55। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, जो सम आपके पास कंप्यूट हुआ है 1 से लेकर 10 नंबर्स तक का, वो आपके पास आ गया है। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हर स्टेप के बाद सम की वैल्यू देखें, यानी सम जो पहली दफ़ा सम में 1 ऐड होगा तो 1 प्रिंट हो जाए, फिर 1 + 2 हो तो 3 प्रिंट हो जाए। तो अगर हम हर दफ़ा सम को देखना चाह रहे हैं तो हम वो भी लिख सकते हैं लूप के अंदर कि सिंपली सम लिखें और हम साथ में एंडल लिख लेते हैं ताकि वो वैल्यूज़ नेक्स्ट चलती जाएं, और फिर उसके बाद इससे पहले \n लिख देते हैं ताकि ये वाला सम हमारा डिफरेंट लाइन पे आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी आउट के अंदर सम लिखने से देखें इस प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज आएगा। आपके पास यू कैन सी कि आपके पास जो पहली दफ़ा सम आया था 0 + 1 1, फिर नेक्स्ट नंबर आपका 2 था तो 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो ये आपके जो हर स्टेप पे जो सम की वैल्यू कंप्यूट हो रही है 1 से लेके 10 नंबर्स तक की, वो सारे सम की वैल्यूज़ भी आपके पास प्रिंट हो जाती है। यानी लूप के अंदर हमने लिखा तो उसने हर स्टेप पे जो सम के अंदर वैल्यूज़ थी वो भी प्रिंट करा दी, और ये फाइनली जो सम था जो सारे 10 नंबर्स का कंप्यूट हुआ है वो भी हम उसको प्रिंट करा के देख सकते हैं कि वो क्या वैल्यू आती है। अब इस कोड में हम थोड़ा सा चेंज और करते हैं कि अभी तो आपके पास इस तरह लिखा हुआ आ रहा है कि हर स्टेप पे सम प्रिंट हो रहा है, हमने क्योंकि सी आउट सम किया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ है कि पहला आपके पास सम में 0 है, तो जो भी आपके पास वैल्यू है सम प्लस ये वैल्यू है आई की, तो सम प्लस आई जो है ये 0 + 1 लिखा हुआ है और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। फिर अभी सिर्फ ये वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, राइट, 3, और जो सम कंप्यूट होता है वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब आई की वैल्यू फ़र्ज़ करें 1 2 3 थी, तो अब आपके पास ये जो भी 3 है 3 + 3 6, इस तरह से आउटपुट जो है वो शो हो ताकि हमें पता चल रहा हो कि हर स्टेप पे सम की क्या वैल्यू है, आई की क्या वैल्यू है, और फिर सम कंप्यूट होके क्या आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्दर एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके लिए हमने सिंपली क्या किया है, हम चाह रहे हैं कि सम, देखें ये सम की वैल्यू है 0, हम चाहते हैं सम उसके बाद प्लस लिखा हुआ हो। तो प्लस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस को डबल कोट्स में लिख दिया ताकि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। उसके बाद आई की वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमने आई की वैल्यू इस्तेमाल कर ली। फिर इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन हम चाहते हैं प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आपको पता है कि हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। यानी अब ये आपके पास बेसिकली क्या आएगा,
जो भी सम में वैल्यू पड़ी है प्लस आई में जो वैल्यू पड़ी है और इक्वल करके जो सम कंप्यूट हो रहा है हर स्टेप पे, इस तरह से वैल्यू जो है प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी देखें, अब हमारे पास जिस तरह हम स्टेटमेंट्स चाह रहे थे ना उसी तरह से प्रिंट होके आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी 10 स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि आपका लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है एक मरतबा, लेकिन लूप क्योंकि 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होता है तो 10 दफ़ा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। फिर आप देखें प्लस वाला साइन जो है, इक्वल वाला साइन, ये हमने डबल कोट्स में लिखा था, वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। ये आपके पास जो वैल्यू है ना 1 + 2 3 4 5, ये आप देखें तो हमने आई की वैल्यू, आई इसकी जगह पे लिखा हुआ है। आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि प्लस के बाद आई लिखा हुआ है। तो आई बेसिकली क्या है, वो पहली दफ़ा आई में वैल्यू 1 है, फिर इंक्रीमेंट होकर 2 वैल्यू हुई, 3 वैल्यू हुई, तो ये 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि हमने इक्वल टू 10 तक कंडीशन लगाई है। तो ये आई की वैल्यू आप देख सकते हो 1 से 10 तक इस लूप में चेंज हो रही है। ये 1 से 10 तक सारी वैल्यूज़ आई की प्रिंट हो गई। यहाँ पे हमने सी आउट किया हुआ आई को, उससे पहले सम था फिर इक्वल था, तो ये प्लस आई इक्वल, ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। उसके बाद ये वाली जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो ये वो सम की वैल्यू है जो कंप्यूट हो रही है। ठीक है, सम में डेफिनेटली पहले हमने 0 रखा था, लेकिन आप देखो कि पहली स्टेटमेंट में क्या हुआ, 0 + आई में 1 था, तो 0 + 1 सम में 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ इस वक्त सम में 1 है, अगली मरतबा ये 1 आपके पास जो है वो ऐड हो जाता है। अच्छा, अब एक और जो यहाँ पे चीज़ आपके पास थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है वो ये, इसको हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास ये यहाँ पे पहली दफ़ा भी जो है ना वो यही वाला सम प्रिंट हो रहा है। अगर आप देखें तो 1 3 6 10 जो वैल्यूज़ इधर हैं वही वैल्यूज़ इधर हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आप सम को प्रिंट कर रहे हो, लेकिन सम ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है। तो सम में जो वैल्यू इधर आपके पास डिस्प्ले होगी वही वैल्यू इधर डिस्प्ले होगी, क्योंकि आपकी ये वाली स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं समहाउ कि ये आपके पास प्रीवियस वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो और उसमें आई ऐड हो रहा हो। ठीक है, इसको अभी हम देख लेते हैं। तो बाकी अगर आप देखें तो प्लस का साइन, आई की वैल्यू 1 से 10 तक, इक्वल का साइन, और ये सम की वैल्यूज़ जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो सारी डिस्प्ले हो रही हैं। और उसके बाद फाइनली जो हमने सी आउट सम किया हुआ है = 55 वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको अब हम देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 0 और इस तरह से जो 1 कंप्यूट हुआ है वो आता, 3 आता, तो वो वाली वैल्यू इसमें आती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। अच्छा, अब उसके लिए देखें क्या हमारे पास इशू है कि ये जो सम है ना, जब हम इस सम को प्रिंट करते हैं तो दोनों जगहों पे देखें एक ही सम लिखा हुआ है, दोनों जगहों पे उसकी वैल्यू सेम आएगी और वो वही वैल्यू आएगी जो आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट से आपको मिल रही है, जो कि अपडेट हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू अपडेट होती है, लेकिन उससे पहले ही जो वैल्यू है हमारे पास सेव हो जाए और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकें। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ एक सिंपल, हम कोई एक एडिशनल वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज़ प्रीवियस सम के नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम सम को स्टोर करा देते हैं। अब होगा क्या कि ये सम में आई प्लस होने से पहले जो सम में पड़ा है ना, सपोज़ आप फर्स्ट टाइम जब लूप में आए तो सम में 0 था, तो 0 को आपने PS में डाल दिया। ठीक है, फिर 0 + 1 हुआ तो सम में 1 आ गया। तो वो यहाँ पे हम अब 0 जो था ना पड़ा हुआ उसको प्रिंट कराना चाह रहे थे कि 0 + 1 1 आए। तो ये सिर्फ PS यानी कोई भी एक वेरिएबल लेके उसमें प्रीवियस जो वैल्यू है वो उसमें स्टोर करा दें और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दें। अब ये वेरिएबल हमने क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया है तो इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो अब देखें, हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम जिस तरह की आउटपुट यहाँ पे चाह रहे थे वही आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। अगर आप देखें सामने तो ये देखें 0 सम में पहली दफ़ा 0 था, हमने उसे PS में स्टोर कर लिया और PS को सी आउट करा दिया, तो 0 + 1 1 प्रिंट हो गया। फिर ये 1 सम में जो पड़ा हुआ है और नेक्स्ट वैल्यू आई की 2 है, तो 1 + 2 3 प्रिंट हो गया। फिर ये वो वाला सम है जो आपके पास कंप्यूट हो चुका है, उसको हमने PS में डाला था, तो PS + न्यू वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं आई की। ये आपके पास स्टेप सम है जो हर स्टेप पे कंप्यूट हो रहा है, और ये प्रीवियस स्टेप के सम की वैल्यू थी। लाइक देखिए यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 है, 6 है सम में तो यहाँ पे पिछला सम है जिसमें न्यू वैल्यू ऐड हो रही है, 10 प्रीवियस सम की वैल्यू है जिसमें न्यू वैल्यू आई की ऐड हो रही है, और 15 आ रहा है। तो ये सारी जो लूप में वैल्यूज़ थी ये देखना भी बड़ी ज़रूरी है।
उसकी वजह है कि अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एक और वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो ये टोटल हमें जो वैल्यूज़ जिस तरह से रिक्वायर्ड थी हमने लूप के अंदर भी सारी वैल्यूज़ सम की हर स्टेप के बाद प्रिंट करा के देख ली। उसके बाद हमने सम को टोटल भी देख लिया कि उसमें फ़ाइनल क्या वैल्यू आती है, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से छोटा सा प्रोग्राम है जो आपके पास ये सारा काम कर रहा है। अब हम एक और चीज़ इसमें करते हैं कि यहाँ पे जब हमारा लूप ख़त्म हो गया है तो हम चाहते हैं कि इसमें हम देखें वैल्यू आई की वैल्यू प्रिंट करा के देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त आई में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई की वैल्यू में क्या होगा गेस करें हम। आई अभी हमने जब लूप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने देखा कि आई की वैल्यू कहाँ तक गई है, 1 से शुरू हुई, ये वैल्यू इंक्रीमेंट होती गई और ये वैल्यू 10 तक जाती है, ठीक है। तो लास्ट 10 वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू 10 जहाँ पे लूप टर्मिनेट हुआ है। तो आई की वैल्यू देखते हैं कि क्या होती है, ठीक है। आप गेस करें कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओके अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है वो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इस वक्त जो इशू आया है वो ये है कि आई जो है ना बेसिकली वेरिएबल का एक होता है स्कोप, ठीक है। स्कोप का मतलब है कि आप वेरिएबल को कहाँ तक विजिबिलिटी होती है, आप उसको कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्योंकि हमने इस यहाँ पे इस हेडिंग में इसको डिक्लेयर करवाया था तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि आई को यहाँ पर भी इस्तेमाल करें तो इसकी डिक्लेरेशन जो है ना वो बाहर करानी पड़ती है, ठीक है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही आई को डिक्लेयर भी कर देंगे। वो यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि यहाँ पे भी हम इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन कर्ली ब्रेसेस के बाहर आई को आगे जाके इस्तेमाल करना हो तो फिर हमें आई को इस हेडिंग से, इस लूप की हेडिंग से बाहर ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसे कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या आती है। अच्छा, एक और चीज़ हमने करनी थी, आई से पहले बैकस्लैश n हमने नहीं किया, ठीक है। बैकस्लैश n अगर हम यहाँ पे लिख देते तो ये हमारा आई जो है वो अच्छे तरीके से नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई इज़ इक्वल टू 11। तो आप देखें आई की वैल्यू जो थी ना, हमने जो कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन हमारी है कि जब तक आई लेस देन 10 है तब तक भी लूप चलेगा, आई इज़ इक्वल टू 10 उस पर भी लूप चलेगा। तो आई इज़ इक्वल 10 पे ये तीनों काम होते हैं। आप देखें कि पीएस में सम की वैल्यू भी आती है, सम प्लस आई भी होता है, ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद आपका जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इस स्टेटमेंट पे जाता है और आई की वैल्यू को करता है 11 पे आके जब कंडीशन चेक होती है ना तो वो देखता है कि 11 इज़ लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई। 11 इज़ इक्वल टू 10, तो ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशंस जब फॉल्स होती हैं तो आपका कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इस लूप से बाहर जंप करता है। और यहाँ आके जब हम आई की वैल्यू को देखेंगे, यानी आपसे अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आपके इस काउंटर कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू हमेशा वो वैल्यू होगी जिस पे ये कंडीशन फॉल्स हुई है। क्योंकि जब तक तो कंडीशन ट्रू थी तब तक तो वो आपके पास उस तरह से ही चलता रहा ना, तब तक तो वो लूप एग्जीक्यूट होता रहा। लेकिन अब आपके पास क्या है कि वो कंडीशन फॉल्स हुई है। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखें, आई की वैल्यू आपके पास क्या है, 11 है। 11 वो वैल्यू है जिसमें आपके लूप की कंडीशन फॉल्स हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है कि जब अगर आपसे आई की वैल्यू पूछी जाएगी लूप से बाहर आके तो यू मस्ट नो कि ये वो वैल्यू होगी जिस पे आपका लूप की कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड है, उस पर हम इजीली उसको बता सकते हैं। और अब हमने ये सिंपल सा अपना प्रोग्राम लिख लिया है जिसमें दो वेरिएबल्स थे, दोनों को हमने लूप से बाहर आके प्रिंट करके उनकी वैल्यू देख ली। अब हम क्या करेंगे, अभी आज इसी प्रोग्राम को हम वाइल लूप के साथ अब करते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह लिखा रहेगा, इसको जो है वो कॉपी करके फिर मैं वाइल लूप के साथ चेंज करती हूँ। अच्छा, अब देखें ये वाला जो लूप है इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर दिया कि अगर आपने उसको इन कंपैरिजन देखना हो ना तो आप वो देख लें। तो ये वही वाली चीज़ इधर आ गई, ठीक है। अब हम इसको वाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो वाइल में क्या करना है आपको पता है, यहाँ पे तो ये 3 चीज़ें हम लिखते हैं फॉर के लिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। लेकिन वाइल लूप में क्या था कि पहली चीज़ तो ये कि वाइल का कीवर्ड होता है, फॉर का कीवर्ड नहीं होगा।
फिर वाइल में यहाँ पे सिर्फ कंडीशन होती है, तो इनिशियलाइजेशन का क्या करें? तो इनिशियलाइजेशन में कोई इशू नहीं है, आप i इज़ इक्वल टू 1 करना चाहते हैं तो उसको इस लूप से पहले जाके इनिशियलाइज़ कर दें, ठीक है। इससे पहले जाके हमने इनिशियलाइज़ कर दिया तो ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई, यहाँ पे कंडीशन रह गई सिर्फ। अब आपको पता है कि यहाँ पे अपडेशन भी नहीं आएगी, i++ को भी मैनेज करना होगा, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन आती है वाइल के अंदर। तो अब क्योंकि हम चाहते थे कि i++ हर दफ़ा इसके बाद हो, ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं उसके बाद i++ होता है, तो वो i++ अब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो वाइल लूप में और फॉर लूप में देखें हमने सिंपल ये किया कि इसकी जो इनिशियलाइजेशन थी उसको लूप से पहले लिख दिया। ये जो अपडेशन होती है ये कब एग्जीक्यूट होती है आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड जी, तो आपको बताया था कि आपकी इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफ़ा होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होती है हर मर्तबा, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, दूसरे पे ये, उसके बाद ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन ये वाला काम हो रहा होता है, और यहाँ से फिर कंडीशन आपकी इवैल्यूएट होती है और ये वाली स्टेटमेंट्स जो है रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती हैं जब तक कंडीशन ट्रू है। जब फॉल्स होगी तो लूप से बाहर। यानी आपके पास इन सारी स्टेटमेंट्स के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है? i++। तो वाइल में हम क्या करेंगे, सिंपली i++ को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो हमने देखें बाकी कोड में कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इनिशियलाइजेशन को उठा के पहले लिख दिया है, और इस अपडेशन को हम लूप के अंदर लिखेंगे ताकि हर मर्तबा i++ भी हो और फिर कंडीशन चेक हो। तो अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है, कि इसकी क्या आउटपुट आ रही है। जी, हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट है, कोई भी फ़र्क नहीं है। आपकी i की वैल्यू 1 से 10 तक प्रिंट हो रही है, आपका सम वाली वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, आपकी प्रीवियस सम की वैल्यूज़ जो हमने लिखी थी वो प्रिंट हो रही हैं, और उसके बाद आपके पास सम और i की वैल्यू प्रिंट हो रही है, वो भी देखिए उसी तरह से प्रिंट हो रही है। यानी कोई भी चेंज नहीं आया आउटपुट पे, सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। यानी कि वाइल और फॉर की एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों में से कोई भी लूप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। इशू सिर्फ ये होता है कि जब बच्चे लिख रहे होते हैं ना, तो वाइल में वो अक्सर अपडेशन भूल जाते हैं, इनिशियलाइज तो कर ही ले लेकिन अपडेशन भूल जाते हैं। तो बेटर होता है कि आप फॉर लूप प्रेफर कर लो, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें इकट्ठी लिखी होती हैं तो फिर भूलने के चांसेस कम होते हैं, अदरवाइज़ दोनों की आउटपुट सेम है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बताना चाहूँगी कि ये वाइल लूप लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में आप कुछ भी ना लिखें, लेकिन फॉर लूप के लिए जो आपके ये 2 सेमी कॉलन्स होते हैं ना, इसके स्ट्रक्चर में ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी चीज़ें अगर आप मिस भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखें, मैं इसी वाइल को फॉर में कन्वर्ट कर रही हूँ। वाइल की जगह पर मैंने फॉर लिखा, लेकिन आपको पता है कि फॉर में तो ये 2 सेमी कॉलन आएंगे लाजमी तौर पर, जिसमें पहले हिस्से में इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन है और फिर आपकी अपडेशन है। तो अभी इनिशियलाइजेशन हमने शुरू में लिखी हुई है तो यहाँ पे हमने इसे खाली छोड़ दिया, कंडीशन लिखी हुई है, अपडेशन जो है वो भी हमने इधर की हुई है, तो हम सपोज़ इधर नहीं लिखते। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आप देखें कि देयर इज़ नो चेंज इन योर आउटपुट। इट मीन्स कि आपके वाइल और फॉर में क्या फ़र्क है। अगर आप इस इधर फॉर लिखते हैं, चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन आपने की हुई है, कंडीशन की हुई है, अपडेशन की हुई है, लेकिन यहाँ पे बेशक नहीं भी की तो ये 2 सेमी कॉलन आपने लाजमी तौर पे यहाँ देने हैं, और इसके अंदर कंडीशन यहाँ पे लाजमी लिखनी होती है जिस पे आपका लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ये वाइल और फॉर से हमने अपना प्रोग्राम किया है। आज के जो लेक्चर में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है जिसमें हमने वाइल लूप के साथ उसे किया, फॉर लूप के साथ किया, और फिर फाइनली हमने देखा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे लास्ट में हमने देखा कि फॉर लूप अगर यहाँ पे फॉर भी लिख दें, इसकी चीज़ें अगर स्किप भी कर दें तो भी इसमें कोई इशू नहीं होता। कोई एक चीज़ यानी i++ बेशक आप इधर भी लिख दें और यहाँ से स्किप कर दें, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें इधर लिख दी, एक चीज़ ऊपर लिख दी, या दोनों चीज़ें ऊपर और नीचे लिखी हुई थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आउटपुट हमने देखा है कि हर तरीके से सेम आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे अगली वीडियो में। इसमें इतना ही है, इसको एब्जॉर्ब कर लें और अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।